हेलो दोस्तों, परफेक्ट एकेडमिक अभियान में आपका स्वागत है। आज हम बीपीएससी 110 का वैश्विक अर्थव्यवस्था में बहुराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। तो आर्थिक वैश्वीकरण को गति देने और संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था को एक एकीकृत बाजार में बदलने का सबसे बड़ा श्रेय बहुराष्ट्रीय कंपनियों या अंतर्राष्ट्रीय निगमों को जाता है। तो भारत के अंदर क्या है कि हमारी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए क्या हुआ कि 1991 में एक समझौता किया गया, जिसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ और अंतर्राष्ट्रीय निगमों द्वारा देश को चलाने की सौंपा गया। तकनीकी रूप से बहुराष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों वे विशाल निजी व्यावसायिक उद्यम होते हैं जिनका मुख्यालय या स्वामित्व किसी एक देश, जैसे मान लो एक देश में नहीं होता, इसके अलग अलग होते हैं, लेकिन उनका उत्पादन कारखाने, सेवा और व्यापारिक गतिविधियाँ दुनिया के अन्य कई देशों में फैली होती हैं। जैसे मान लो यहाँ पर क्या है कि टाटा कंपनी है। टाटा कंपनी अपने जो व्हीकल बनाती है सिर्फ एक देश में नहीं बिकती, वो अलग अलग देशों में बिकती हैं। 20वीं सदी के अंत में, विशेषकर 1990 के दशक के बाद, इन कंपनियों की आकार, संपत्ति और प्रभाव में इतनी तीव्र वृद्धि हुई कि आज वे वैश्विक राजनीतिक और अर्थशास्त्र के सबसे शक्तिशाली गैर राज्य अभिनेता बनकर उभरी है। एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो एप्पल हो गया, वॉलमार्ट हो गया, सैमसंग हो गया, अमेज़न हो गया और टोयोटा जैसी कंपनियों का वार्षिक टर्नओवर दुनिया के कई विकासशील देशों के कुल सकल घरेलू उत्पाद से भी अधिक हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था में एमएनसी और टीएनसी के तीव्र विकास के उत्तरदायी कारक, अब देखो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हो गई या अंतर्राष्ट्रीय निगम हो गए, उनके कारक क्या हैं? परिवहन और सूचना उद्योग की क्रांति, आधुनिक इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्किंग, सैटेलाइट संचार और तीव्र परिवहन व्यवस्था ने भौगोलिक दूरियों को पूरी तरह समाप्त कर दिया है, इसके कारण किसी कंपनी के केंद्र मुख्यालय के लिए दुनिया के किसी भी कोने में चल रहे अपने कारखाने के दैनिक कामकाज की वास्तविक समय निगरानी और प्रबंधन अत्यंत सुगम हो गया। जैसे एग्जांपल दिया जाए, इंटरनेट के थ्रू हम क्या करते हैं कि कैमरे का एक्सेस कहीं भी देख सकते हो, तो हम देख सकते हैं कि क्या कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा। इंटरनेट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कोई भी मेल डाइवर्ट कर सकते हैं, जैसे किसी को सेंड कर दिया, उसको ओपन करके हम पढ़ सकते हैं। तो देखो, सस्ता संसाधन और कुशल श्रम की खोज। विकसित देश में उत्पादन लागत और मजदूरों की मजदूरी बहुत अधिक होती है। अपने मुनाफे को अधिकतम करने के लिए ये कंपनियां भारत, चीन और वियतनाम और ब्राज़ील जैसे विकासशील देशों की ओर रुख करती है, जहां उन्हें अत्यंत सस्ता श्रम, कच्चे माल की प्रचुरता और कम लागत में ज़मीन आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। अगला पॉइंट है उदारीकरण और वैश्विक नीति। 1990 के दशक के बाद शीत युद्ध की समाप्ति और सोवियत संघ के पतन के साथ ही दुनिया भर के देशों ने नव उदारवादी आर्थिक मॉडल को अपनाया। सरकारों ने अपने बाजारों को विदेशी निवेश के लिए खोला, आयात निर्यात के कड़े प्रतिबंधों को समाप्त किया और प्रत्येक विदेशी निवेश के नियमों को वह सरल बना दिया, जिससे एमएनसी को नए बाजारों में पैर पसारने का खुला अवसर मिला है। देखो, पहले के क्या समय था, 1990 से पहले सरकार अपना कोई भी टैक्स लगाती थी, बाहर के देशों पे भी लगता था कि माल को आयात निर्यात में टैक्स लगेगा। लेकिन जब समझौता हुआ 1990 के दशक में, तो उन्होंने क्या किया कि आयात निर्यात के टैक्सों पे कमी लगा दी, बहुत ज़्यादा छूट दी, जिससे क्या हुआ कि बाहर के देश की कंपनी भारत में आए और उन्होंने अपना काम शुरू किया है। वैश्विक मूल्य श्रृंखला का निर्माण। आधुनिक एमएनसीज किसी एक वस्तु का पूरा निर्माण एक जगह नहीं करती, वे उत्पाद का डिजाइन किसी एक देश में तैयार करती हैं, उसके कल पुर्जे पूरे देश में बनाती है, असेंबलिंग तीसरे देश में करती है और कॉल सेंटर सेवाएं चौथे देश में संचालित करती है। इस कुशल विभाजन ने इनकी उत्पादकता को अत्यधिक बढ़ावा दिया है। एक एग्जांपल लिया जाए, मान लो प्रोडक्ट कहीं और बन रहा है, भेज कहीं और रही है, उसकी सेलिंग कहीं और हो रही है, तो इस तरह की एमएनसीज बहुत ज़्यादा मार्केट में चल रही हैं। अगला मेजबान देश पर सकारात्मक प्रभाव। दो विकासशील और मेजबान देशों की अर्थव्यवस्था बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने से कई महत्वपूर्ण अनुकूल प्रभाव पड़े, जो कि हमको नुकसान भी हुआ है। पहला, पूंजी का बड़े पैमाने पर प्रभाव। इन कंपनियों के माध्यम से विकासशील देशों में भारी मात्रा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आता है, जिससे मेजबान देशों की आर्थिक तरक्की को रफ्तार मिलती है। देखिए, पॉजिटिव प्रभाव जो कि एडवांटेज है, तो इसमें क्या होगा कि हमारे देशों में तरक्की होगी। रोजगार के आधुनिक अवसरों का सृजन। ये कंपनी स्थानीय स्तर पर लाखों युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करती है। बाद में आईटी सेक्टर और बीपीओ क्रांति इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।
तीसरा है तकनीक और प्रबंधन कौशल का हस्तांतरण। जब कोई वैश्विक कंपनी किसी विकासशील देश में आती है तो वह अपने साथ आधुनिक मशीनें, उत्पादन के आधुनिक तरीके और वैश्विक प्रबंधन कौशल लेकर आती है, जिससे स्थानीय इंजीनियरों और श्रमिकों को वैश्विक स्तर का अनुभव प्राप्त होता है। और नेगेटिव पॉइंट कौन कौन से देखो, स्थानीय उद्योगों और कुटीर उद्योगों का विनाश। देखो, जो पहले क्या थे, यहाँ पर लोग बिजनेस कर रहे थे या छोटे छोटे उद्योग, तो वो शायद धीरे धीरे समाप्त हो गए। विशाल आर्थिक शक्ति, आधुनिक तकनीक और भारी विज्ञापनों के दम पर यह एमएनसी बाजार पर एकाधिकार स्थापित कर लेती हैं। इनके सामने मेजबान देशों के स्थानीय छोटे व्यापारी, दुकानदार और घरेलू उद्योग टिक नहीं पाते, पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद आर्थिक संप्रभुता को खतरा और राजनीतिक दबाव। कई बार ये विशाल कंपनियां विकासशील देशों की कमजोर सरकारों पर अपनी मर्जी के नियम और नीतियां बनाने का दबाव डालती हैं। यदि कोई सरकार मजदूरों के हित में सख्त कानून बनाना चाहे या इन कंपनियों पर टैक्स लगाना चाहे, तो ये कंपनियां अपनी पूंजी को किसी भी दूसरे देश में ले जाने की धमकी देती हैं, जिससे सरकारों को झुकना पड़ता है। उसके बाद संसाधनों का अंधाधुंध दोहन और पर्यावरण का संरक्षण। तो मुनाफा कमाने की अंधी दौड़ में ये कंपनियां विकासशील देशों के प्राकृतिक संसाधनों का बेरहमी से दोहन करती हैं। चूँकि विकासशील देशों में पर्यावरण के नियम थोड़े ढीले होते हैं, इसलिए ये कंपनियां वहाँ भारी प्रदूषण फैलाती हैं और इसका खामियाजा स्थानीय जनता को भुगताना पड़ता है। इसका निष्कर्ष क्या है? बहुराष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां आधुनिक वैश्विक अर्थव्यवस्था की सबसे प्रभावशाली चालक शक्तियाँ हैं। वे दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बनाने और विकासशील देशों को तकनीक व रोजगार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, परंतु इनके द्वारा किए जाने वाले आर्थिक शोषण या स्थानीय उद्योगों के विनाश और संप्रभुता पर बढ़ते हस्तक्षेप को रोकने के लिए विकासशील देशों को एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करने की आवश्यकता है, ताकि इन कंपनियों के निवेश का लाभ देश को मिले और देश की आर्थिक समृद्धि की अनुक्षण बने रहे, जो कि देश को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।